हेलो ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। शुभ प्रभात दोस्तों। वेलकम टू ब्रेड इजी वी मेक इट इजियर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी वीडियो सीरीज जो चल रही है इंग्लिश ग्रामर फॉर RSM-SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम 2022 एंड ऑल अदर RPSC एग्जाम्स। इंग्लिश ग्रामर मैं रेफ़र कर रहा हूँ बुक प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की, और ये जो होने वाला है ये चैप्टर 7 होने वाला है उस कड़ी का। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेडिजी वी मेक इट इजियर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। साथ में आपकी जो भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, उन सबको आप इस ईमेल एड्रेस पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। ठीक है, तो ये हमारी रही 7th वीडियो और एग्ज़ाम है हमारा RSM-SSB जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्ज़ाम 2022, जिसकी एग्जामिनेशन होने वाली है सितंबर में। ये जो वीडियोस हैं ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए उतनी इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम के लिए। RPSC और RSM-SSB की कोई भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए 100% आपकी मदद करेगी ये वीडियोस। साथ में आप ये बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने पढ़ा था, अब तक हमने क्या पढ़ लिया पहले वो देख लेते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया डिटर्मिनर के टाइप्स पढ़े थे, और डिटर्मिनर्स के टाइप्स में हमने टाइप्स देखे थे। डिटर्मिनर्स के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमने पहला टाइप देख लिया था आर्टिकल डिटर्मिनर। आर्टिकल डिटर्मिनर में हमने सारी चीज़ें देख ली, ए, एन और द, ये सब देख लिया। इसके यूजेस देख लिए, और किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो वाली चीज़ें हमने देख ली। साथ में हमने ये भी देख लिया कि ज़ीरो आर्टिकल वाली कंडीशन क्या होती है, मतलब ऐसी क्या कंडीशन है जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। ये वाली कंडीशन पे भी हम बात कर चुके हैं। तो अब तक की फर्स्ट टू 6 जो वीडियो हैं वो इंट्रोडक्शन के लिए रहीं और आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए रहीं। आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आगे के डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स के और भी जो टाइप्स थे उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, DETERMINER, ये हमारा रहेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर क्या है? ये 4 होते हैं, दिस, दैट, उसके बाद है दीज और दोज। ठीक है, ये हमारे रहेंगे दिस, दैट, दीज और दोज। अब इनका यूज कैसे करना है ये देखते हैं हम। दिस और दैट जो रहेंगे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दीज और दोज हैं वो प्लूरल के साथ यूज किए जाते हैं, प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज किए जाएंगे, और दीज दोज जो हैं वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, दिस और दैट जो है ये पास वाली चीज़ों को दर्शाने के लिए यूज में लिए जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है वो है हमारा दीज एंड दोज, ये जो हैं दूर की वस्तुओं को की ओर इंगित करने के लिए लिए जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है इंगित करना, किसी की तरफ इशारा करना। जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटर्मिनर्स हैं इनका उपयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे भी दो हम एरियाज में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे काम करता है। यहाँ है दिस बुक इज माइन। ओके, यह बुक मेरी है। दैट बुक इज योर्स। अब दो लोग साथ में खड़े हुए हैं, मैं हूँ पहला पर्सन, आप हैं दूसरे पर्सन। मेरे हाथ में जो बुक है उसके लिए मैं कहूँगा दिस बुक इज माइन, मतलब ये जो किताब है वो मेरी है। आप मेरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हैं और आपके हाथ में भी एक किताब है, और फिर मैं आपसे कहूँगा दैट बुक इज़ योर्स। तो यहाँ से दूरी का पता लग गया, जो मेरे हाथ में है वो मेरे ज़्यादा नज़दीक है। तो नज़दीक वाले के लिए दिस, और दूर की चीज़ के लिए दोज का हम यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं। दीज फ्लावर्स
आर फ्रेश। और सेकंड हम यहाँ पे लिखते हैं दोज फ्लावर्स आर नॉट फ्रेश। ठीक है, पास में जो फूल हैं वो तो क्या है, फ्रेश हैं, और जो दूर रखे हुए हैं कुछ फ्लावर्स हैं वो फ्रेश नहीं है। ठीक है, तो दीज नज़दीक के लिए और दोज आपका यूज किया गया है दूर के लिए। तो दिस किया गया है, देखो बुक यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दिस और दैट को यूज करते हैं, ये भी यहाँ से आपको पता लग गया। उसके बाद है फ्लावर्स, फ्लावर्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ दीज यूज करते हैं या दो यूज करते हैं। फ्लावर्स जो यहाँ पे है ये भी प्लूरल है। तो इस तरीके से ये आपका रूल रहा, जिस रूल में लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो हैं दिस दैट दीज और दोज हैं। दिस दैट तो यूज किए जाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और पास की चीज़ों के लिए, दीज और दोज हैं वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं दूर की चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद है हमारे, इसके बाद हमारा आता है पजेसिव डिटर्मिनर्स, POSSESSIVE पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन रखना, POSSESSION पजेशन, पजेशन का मतलब होता है ओनरशिप रखना। ठीक है, ठीक है, या फिर दूसरा इसका मीनिंग आप हिंदी में अगर लें तो स्वामित्व का अधिकार दिखाने की कोशिश की जाती है इन चीज़ों से। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, पहला है माई, माई हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है आर, माई मतलब मेरा, आर मतलब हमारा। ठीक है, उसके बाद है योर, तुम्हारा। उसके बाद है हिज, उसके बाद है हर, उसके बाद है इट्स, इट जो है वो निर्जीव चीज़ों को, निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है इट्स। उसके बाद है देयर। ओके, उसके बाद आता है वंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहे। अभी हमको वापस देख लेते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और वंस। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गए। ओके, इसके एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे, जस्ट ए सेकेंड। ओके, नाउ माई बुक्स आर स्कूल। उसके बाद है हिज फादर। उसके बाद है हर हस्बैंड। इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल रहे। इट्स टेल। ठीक है, देयर विलेज, देयर विलेज। ठीक है, और वंस ड्यूटी। ठीक है, कर्तव्य, ड्यूटी। ये एग्जाम्पल रहे। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ जो टाइप है, वो फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ जो टाइप है वो है न्यूमरल डिटर्मिनर्स, NUMERAL न्यूमरल डिटर्मिनर्स। न्यूमरल डिटर्मिनर्स मतलब जो नंबर्स बताने की कोशिश करते हैं, संख्या बताने की कोशिश करते हैं, न्यूमरल डिटर्मिनर्स ये होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, ये डिटर्मिनर की खासियत होती है। पहला है हमारा डेफिनेट। ठीक है, दूसरा है हमारा इंडेफिनेट, INDEFINITE, दूसरा है हमारा इंडेफिनेट, अनिश्चित। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए, निश्चित हो गया, निश्चित हो गया और वितरण सूचक हो गया, मतलब जो बांटता है चीज़ों को। अब डेफिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, डेफिनेट आप देखिए 1 2 3 5 एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जो गिनती आपको बता दे। इंडेफिनेट क्या होते हैं, इंडेफिनेट के बारे में आप देखिए, इंडेफिनेट कौन कौन से हो सकते हैं, सम मतलब कुछ हो गया, मैनी हो गया, काफ़ी सारे हो गया, मैनी ये भी काफ़ी सारों के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसके बारे में हम एक और बार बात करेंगे आगे चल के डिटेल में। उसके बाद हो गया ऑल, ऑल मतलब सभी की सभी। सेवरल, उसके बाद होता है सेवरल, सेवरल मतलब कई सारे। फ्यू मतलब कम, ये नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है। ए फ्यू ये पॉजिटिवली यूज़ किया जाएगा।
और इनफ, इनफ मतलब ज़रूरत के हिसाब से जितने चाहिए उतने आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, ये इनफ हो गया। नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए ईच, प्रत्येक, एवरी, एवरी के बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ईदर, ठीक है, और उसके बाद नीदर, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया, डेफिनेट हो गया पहला, दूसरा इंडेफिनेट, और थर्ड हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। 1 2 3 और 5 इस तरीके से एग्जाम्पल हो गए। इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित है, ठीक है, एग्जैक्ट संख्या का पता नहीं लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो बांटने की कोशिश करता है, प्रत्येक में बांट देगा, एक के लिए, दो के लिए, या दोनों में से कोई नहीं है, इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो हो गया डेफिनेट का एग्जाम्पल, रमन हैज़ 2 कार्स, रमन के पास 2 गाड़ियां हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया बोथ द ब्रदर्स, बोथ द ब्रदर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये डेफिनेट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और उसके बारे में बात देखते हैं। दूसरा, ही गॉट द थर्ड प्राइज, ही गॉट द थर्ड प्राइज, इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डेफिनेट वाले सारे एग्जाम्पल थे हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेफिनेट के एग्जाम्पल। इंडेफिनेट के भी एग्जाम्पल में हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इंडेफिनेट में हमारे हो गए सम, एनी, ऑल, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सेवरल, जो हम ऊपर देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव हम देख चुके हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो 3 तरीके के होते हैं न्यूमरल डिटर्मिनर। न्यूमरल डिटर्मिनर हो गए 3 प्रकार के, कौन कौन से हो गए हम उनको लिस्ट कर सकते हैं। पहला हो गया डेफिनेट, रिपीट कर रहे हैं हम, ये रिवाइज कर रहे हैं, डेफिनेट। उसके बाद हो गया इंडेफिनेट, और थर्ड जो हमारा हो गया वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, थर्ड जो है हमारा वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, अब कुछ डिटर्मिनर्स हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे, कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं और उनको किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा डिटर्मिनर है बोथ, ठीक है। अब बोथ किस लिए यूज़ किया जा सकता है? बोथ तब यूज़ किया जा सकता है जब एक ही प्रकार के 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात की जाए, ठीक है, तब बोथ का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी ऊपर हमने देखा था, उस एग्जांपल को यहाँ भी देख सकते हैं, बोथ द सिस्टर्स आर डॉक्टर। अब एक जैसा इनका पेशा है, ये दोनों डॉक्टर हैं, तो एक तरफ दोनों के लिए यूज़ करने के लिए आप लिख सकते हैं बोथ द सिस्टर्स, दोनों ही लड़कियां हैं, ठीक है, वो डॉक्टर हैं। तो इस व्यक्ति के लिए सिस्टर्स जो हैं वो दोनों हैं, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, बोथ का यूज़ करते हैं 2 चीज़ों के लिए। नेक्स्ट जो एक रूल है, ये कभी भी ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी, आप स्क्रीन पर देखें, द प्लस बोथ, बोथ से पहले कभी भी दा का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, हमेशा बोथ के बाद ही यूज़ होगा। जैसे अगर इस ऊपर वाले सेंटेंस को लिख दिया जाता कि द बोथ सिस्टर्स आर डॉक्टर, द बोथ सिस्टर्स आर डॉक्टर, तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होता है ये गलत हो जाता। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो सही है, नीचे वाला जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि बोथ से पहले दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आप इसको एक तरीके से इसको रूल मान सकते हैं, इस तरीके से ये रूल रहेगा जिसमें बोथ से पहले दा का यूज़ कभी भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट बोथ के लिए क्या कंडीशन होती है। वी कैन पुट बोथ आफ्टर प्रोनाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, यू हैव इनवाइटेड अस बोथ। अब ये दो अस जो है वो 2 लोगों के लिए यूज किया गया है, और यहाँ पे प्रोनाउन है, तो अस किन के लिए यूज किया है? 2 पर्सन होंगे, पहला पर्सन और दूसरा पर्सन, और जो नाउन के लिए यूज किया जाए वो शब्द प्रोनाउन होते हैं। तो अस जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, तो बोथ जो है, अस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है इस सेंटेंस में। ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया वर्ब हो गया, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब,
तो इस तरीके से हम इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब जब प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए तो उसके बाद आप बोथ लगा सकते हैं, जब इसका सेंस दो में निकल रहा हो। ठीक है, तो ये बोथ हो गया। इस तरीके से बोथ का यूज किया जाएगा। प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव की तरह यूज किया गया हो, उसके बाद आप बोथ का उपयोग कर सकते हैं, जब ये जो ऑब्जेक्ट हो ये दो के लिए उपयोग किया जा रहा हो, दो लोगों के लिए, दो चीजों के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोथ जो है इसका यूज हम सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, बोथ ऑफ अस कैन हेल्प यू। ठीक है, हम दोनों में से दोनों, क्या इसका मीनिंग निकलता है, हम दोनों में से दोनों, मतलब दोनों ही लोग। ठीक है, हम दोनों में से दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इसको यूज कर लिया गया, बोथ ऑफ अस कैन हेल्प यू। ठीक है, उसके बाद वी हैव इनवाइटेड बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ जो है, यहाँ पे बोथ ऑफ है, बोथ ऑफ जो है उसको हम यूज कर सकते हैं कैसे, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की तरह भी। पहले वाले सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और दूसरे वाले सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, तो इस तरीके के बहुत बोथ का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या रूल हो सकता है। नेक्स्ट जो बात बताई गई है बोथ के बारे में वो ये है, जैसे पजेसिव डिटर्मिनेंट्स होते हैं। पजेसिव डिटर्मिनेंट कौन कौन से थे, हमने अभी देखा, माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया। तो इस तरीके से कुछ पजेसिव डिटर्मिनेंट है। पजेसिव डिटर्मिनेंट्स आर नॉट यूज फॉर बोथ। ठीक है, बिफोर बोथ, बोथ से पहले पजेसिव डिटर्मिनर का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे माई बोथ, ठीक है, योर बोथ, इस तरीके से ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। पजेसिव जो डिटर्मिनर होंगे वो बोथ से पहले यूज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल नीचे हम सेंटेंसेस में देखेंगे, ये माई, आर, योर पजेसिव जो डिटर्मिनर हैं उनको बोथ से पहले आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या बोथ उसके बाद नहीं आएगा, माई, आर, योर जो भी होते हैं पजेसिव डिटर्मिनर उनसे पहले। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे माई बोथ सिस्टर्स, तो ये जो सेंटेंस होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोथ माई सिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बोथ माई सिस्टर्स आर डॉक्टर। तो आप कभी भी बोथ से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, पजेसिव डिटर्मिनर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बोथ से पहले पजेसिव डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा, यहाँ गलत हो जाएगा। बोथ के बाद ही पजेसिव डिटर्मिनर आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, जब दो के बारे में बात की जा रही है। इस तरीके से ये ऊपर वाला जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा, नीचे वाला जो सेंटेंस होगा बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, व्हेन बोथ रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ ए क्लॉज इट कैन गो विद द वर्ब इन मिड पोजीशन। जब क्या होता है, बोथ किसी भी जो उपवाक्य होता है, मतलब क्लॉज जैसे हम बोलते हैं कि कर्ता का उल्लेख करता हो। ठीक है, जब वो उसके सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है, बोथ जब उसके सब्जेक्ट के बारे में बताएगा तो बोथ क्या है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ जाता है। मेन वर्ब से जस्ट पहले बोथ का हम उपयोग कर देते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, वी कैन बोथ स्विम। ठीक है, अब यहाँ पे बोथ किसके लिए यूज किया गया है, वी के लिए किया गया है, जो कि सब्जेक्ट है। हमने अभी ऊपर इसी बारे में बात की थी कि ये जो वी है ये दो लोग हैं, तो दोनों के लिए बोथ यूज किया जाएगा। वी कैन बोथ स्विम, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है, ये तो खैर हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से जस्ट पहले बोथ का उपयोग हम यहाँ पे कर देंगे। दूसरा भी एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, जैसे दीज ऑरेंजेस, ठीक है, दीज ऑरेंजेस आर बोथ बैड। ये जो ऑरेंजेस हैं ये दोनों की दोनों खराब हैं। बोथ किसके लिए यूज किया गया है, ऑरेंजेस के लिए। ऑरेंजेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, बैड हैं, खराब हैं, ये मेन वर्ब हो गई हमारी। तो मेन वर्ब से पहले आप यहाँ पे बोथ का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला आपका रूल रहा एक तरीके से।
अभी हमने बोथ के बारे में डिटेल में बात कर ली, बोथ को किस तरीके से यूज करना है, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे सम और मैनी, सॉरी सम और एनी, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सम मतलब कुछ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब भी कुछ होता है, पर अब जब इनका मतलब ही सेम है तो इनको अलग अलग तरीके से यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होता है। सम जो है उसको हम पॉजिटिवली लेते हैं, मतलब कुछ है लेकिन उनसे काम चल रहा है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। एनी को जब हम लेते हैं, एनी हम तब यूज करते हैं जब उसका नेगेटिव सेंस निकल रहा हो, मतलब ना के बराबर कोई चीज हो या आपको जवाब में ना सुनने को मिलने वाला हो, इस तरीके से आपको पहले से पता है। तो एनी जो होगा एक नेगेटिव होगा, नकारात्मक शब्द में, नकारात्मक जो सेंटेंस होगा उसमें यूज किया जाएगा। और सम जो होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव उसका मीनिंग निकल रहा हो तब यूज किया जाता है। दोनों का मीनिंग कुछ ही है, कुछ ही है, लेकिन सम जो है वो पॉजिटिव के लिए और एनी जो है वो नेगेटिव के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इनको देखते हैं। अब सम किस तरीके से यूज किया जाएगा, सही सी बात है कि सम प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में इंडेफिनेट नंबर के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने न्यूमरल उसमें देखा था, न्यूमरल डिटर्मिनर में, कि ये इंडेफिनेट जो सम जो है वो इंडेफिनेट न्यूमरल का पार्ट था, ठीक है। इंडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर का पार्ट था, क्योंकि इससे कुछ का पता लगता है, उसकी निश्चित संख्या का हमें पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिख लेते हैं। देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, ठीक है। क्लास में जो हैं कुछ लड़के हैं, अब निश्चित उनकी गिनती नहीं पता है, पता किया जा सकता है लेकिन अभी निश्चित नहीं है। किसी ने अंदाजे से बोला है कि भाई उस क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ लड़के बैठे होंगे। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सम को यूज करते हैं आप काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ, और इंडेफिनेट अगर नंबर है तो, ठीक है। अब सम का प्रयोग कैसे होता है, एक वचन जाति संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो कॉमन नाउन को हम बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन्स के साथ सम का यूज किया जा सकता है। और प्लूरल तो सिंगुलर होगा वो इस कंडीशन में, बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन टू इंडिकेट दैट द पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा इज अननोन व्हेन द स्पीकर डज नॉट विश टू बी स्पेसिफिक। ये हमने पहले ही देखा था एक एग्जांपल में, सम मिस्टर राम हैज कम टू सी यू, ठीक है। तो सम का उपयोग कब करते हैं, जब आप उसको इंडेफिनेट बनाते हैं खुद, ठीक है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, या फिर आपको लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में उसको स्पेसिफिक बनाया जाए, ठीक है। इसलिए इस दोनों कंडीशंस में आप सम का यूज करते हैं। ये हम रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे सम बॉय हैज स्टोलन माई बुक, ठीक है। तो मेरी किताब किसी लड़के ने चुरा ली है, तो किसी का मीनिंग होता है, किसी जो होगा वो इंडेफिनेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा। अब जैसे आप कई बार कहानी सुनाते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं यार मैंने ये कहानी है ये कहीं पे पढ़ी थी। आप कोई कोटेशन किसी को बताते हैं, कोई सुविचार किसी को बताते हैं, तब बोलते हैं कि मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो वो कहीं पे पढ़ा था और ये सब चीज़ें, ये इंडेफिनेट हो जाता है। तो इंडेफिनेट का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, आई हैव रेड दैट स्टोरी, ठीक है, इन सम बुक। ये जो स्टोरी है वो मैंने किसी किताब में पढ़ी है। किसी किताब में मतलब मेरे को अभी याद नहीं है, स्पेसिफिक मैं बता नहीं सकता, एग्जैक्टली मेरे को अभी पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उपयोग करेंगे। अब इसके बाद सम जो है और एनी जो है, जो इफ क्लॉज वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, ठीक है, जो इफ से चालू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेज में सम और एनी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट सम एनी, सम और एनी हेल्प दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। लेट मी नो, कि अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अभी एनी का हम देख चुके थे, एनी का यूज हम किस तरीके से करेंगे। एनी का हम यूज करते हैं, अभी मैंने ये तो आपको बता दिया था कि एनी का जो यूज होगा वो नेगेटिव
जो सेंस रखते हुए ऐसे सेंटेंसेस में होता है। साथ ही इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले जो भी सेंटेंस रहेंगे, उनमें भी जो है सम की जगह एनी का यूज किया जा सकता है। जब आप कुछ की बात कर रहे हो तब आप एनी का यूज करेंगे, सम का यूज नहीं करेंगे जब आप कुछ की बात कर रहे हैं। जैसे डू यू वॉन्ट एनी पेन, ठीक है, क्या तुम्हें कोई पेन चाहिए। तो इस तरीके से इसको इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में यूज करते हैं। सम का यूज यहाँ पे नहीं होगा, एन का यूज हम यहाँ पे करते हैं। अब दूसरी बात, जैसे आपने कोई सवाल पूछा और आपको लगता है कि उसका जवाब क्या होने वाला है, ठीक है, आपको पता है कि इसका जवाब लगभग लगभग मुझको यही मिलेगा। तो इस तरीके से जब आपको लगता है कि जो रिप्लाई होने वाला है, रिप्लाई जो है वो पॉजिटिव हमें मिलेगा, तब आप क्वेश्चन में सम का यूज कर लेंगे खुद पूछते समय ही। और जब आपको लगता है कि आपको जो जवाब मिलने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, जैसे आपने किसी से पूछा भाई पैसे चाहिए तो आपको पक्का पता है कि कोई रिप्लाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और आपने किसी से अगर पूछ लिया कि भाई मुझको पैसे की ज़रूरत है, पैसे चाहिए, तो ये 100% श्योर है कि आपको नेगेटिव रिप्लाई मिलने वाला है। तो सम और एनी का इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं तो आपको अभी दे नहीं सकता हूँ। और मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था कि आप किसी को पैसे देने के लिए पेशकश करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और जब आप किसी से पैसे मांगेंगे तो आपको नेगेटिव रिप्लाई ही मिलने वाला है। तो पॉजिटिव रिप्लाई की अगर आप जब इच्छा करते हैं तो सम यूज़ करेंगे, नेगेटिव रिप्लाई की आपको पता है कि नेगेटिव रिप्लाई आने वाला है, तब आप एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। और इसके बाद सम का यूज़ दूसरी कोई कंडीशंस हैं जिनमें भी सम का यूज़ किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है आप यहाँ पे देखें। जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी, ठीक है, या फिर आप किसी को ऑफर दे रहे हो, जैसे कि हमने अभी अभी ऊपर बात की थी इस वाले सेंटेंस में, सम में जब आप पैसे देने की कोशिश कर रहे थे किसी को, तो इसका मतलब है आप उसको ऑफर दे रहे हैं कि लो भाई कुछ पैसे हैं, इनको आप तुम ले सकते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये आप इस तरीके से पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये रह जाएगा, कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन। किसी ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आप उससे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, तो इस तरीके से इस वाली तरीके से इसमें सम का यूज आप कर लेंगे। दूसरी बात, हमने रिक्वेस्ट की बात करी थी, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, आप ब्रेड बटर खा रहे हैं और आपको किसी से ब्रेड मांगना है डाइनिंग टेबल पे, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, विल यू प्लीज गिव मी सम बटर। विल यू प्लीज गिव मी सम बटर, क्या तुम मुझे कुछ थोड़ा सा बटर दोगे। तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, आप किसी से मांग रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गई आपकी। तो इस वाले सेंटेंस में सम का यूज करते हैं इस तरीके से। अब जब आप ऑफर कर रहे हो किसी से, जैसे वुड यू लाइक सम राइस, क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ जो चावल चाहिए क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कोई चीज़। तो ऑफर जब करेंगे और रिक्वेस्ट जब आप करेंगे, तो ऑफर और रिक्वेस्ट के समय पे आप क्या करेंगे, सम का यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद एनी का एक और यूज़ हम पढ़ते हैं। एनी किस तरीके से दूसरी एक और जगह पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे एनी कैन बी यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। एनी यूज़ किया जाएगा किस कंडीशन में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करेंगे जो किसी पर्टिकुलर टाइप का, किसी एक निश्चित तरीके का कोई चीज़ होती है, उसके लिए आप बात करते हैं, पर्टिकुलर टाइप की कोई चीज़ है। वेन वी डू नॉट वांट टू मेंशन ए स्पेसिफिक पर्सन ऑफ थिंग, ठीक है, एक ही प्रकार की चीज़ है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि उसको मेंशन नहीं करना चाहते, उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोलना चाहते, ठीक है। तब इस तरीके से ये जो है एनी यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तहत हम देखते हैं, वी कैन रेंट cars at any इंडियन एयरपोर्ट, ठीक है।
अब हम रेंट पे दे सकते हैं कार किसी भी इंडियन एयरपोर्ट पे। तो किसी भी का मतलब है किसी स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात नहीं कही, पर्टिकुलरली हम एयरपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं कहा कि जयपुर का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट। आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे उनकी कार रेंट पे ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, वो पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की है एयरपोर्ट्स के लिए, लेकिन उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया कि कौन से के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरे हम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो गया एनी गुड वॉल विल डू, मतलब कोई भी अच्छी जो बॉल है उससे काम चल जाएगा। अब आपको स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि निविया की बॉल ही खरीद के लाओ या कोई भी और जो भी कंपनीज होती होंगी बॉल्स की, तो आपको स्पेसिफिकली किसी की चीज़ के बारे में नहीं बताया, किसी बॉल के बारे में बात किया गया। पर्टिकुलर तो हो गई चीज़ कि हम बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक बॉल की कंपनी या किसी भी टाइप के बारे में आपसे बात नहीं की गई है। इसलिए यहाँ पे एनी मतलब कोई भी इसका जो हिंदी मीनिंग है वो कोई भी से निकलता है, इसका जो भी अर्थ होगा वो कोई भी से निकलता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, जो डिटर्मिनर का एक टाइप है, आर्टिकल्स पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा पजेसिव डिटर्मिनर क्या होते हैं, जिनको शॉर्ट में हम पहले देख चुके थे। उसके बाद न्यूमरल डिटर्मिनर, इसके बारे में हमने बात की थी, और इसके टाइप्स के बारे में बात की, डेफिनेट, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद हमने डिटर्मिनर्स चालू कर दिए कि कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं। सारे डिटर्मिनर्स जो वर्ड हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया बोथ, और बोथ के हमने यूजेस देखे। उसके बाद हमने सम देख लिया। उसके बाद हमने एनी देख लिया। कल जो है, कल हम देखेंगे मैनी, मैनी, ऑल, सेवरल। अराउंड हाफ एन आवर में जितना भी हो पाएगा उतना हम करने की कल कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल। हैव ए ग्रेट डे अहेड। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू अगेन।